वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी 23 मार्च, एक तारीखी दिन 23 मार्च के हवाले से बात कर रहे थे कि 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, उसके बाद 1947 में मार्ज़ वजूद में आने वाला ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, उसमें हमने क्या खोया इन सालों में और क्या पाया, हमने तरक्की की, कौन सी राहें जो हैं वो हासिल की और कौन सी राहों से हम डी ट्रैक हुए और तनज़ली की जानिब हम गए। इसी पर बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, कौन सी ऐसी तरक्कियां हैं जो आप देखते हैं कि गुज़िश्ता इन सालों में हमने जो है 1947 से लेके अब तक कितनी हमने तरक्की की और कितना हम जो है वो तनज़ली की तरफ गए, किन किन शोबों में तरक्की हुई और किन किन शोबों में जो है तनज़ली हुई? सर, अगर मैं यूं कहूं कि मैं सबसे पहले तालीम का, चूंकि शोबा भी ऐसा है कि जिससे मैं खुद मुंसलिक भी हूँ, तालीमी मैदान में हम देखें तो आज भी हम उस सतह को नहीं पहुंच पाए जो सतह हमारे गिरदोनवा में ममालिक ने अब इख्तियार की हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें, साइंसी तौर पर देखें, तो हम उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुंचे कि जहां हमें पहुंचना चाहिए था। वजह क्या हुई कि हमारे सियासी तनाज़ात, हमारी अपनी अंदरूनी जो इंतशार था वो इतना शदीद रहा, और उसमें हमने 2 जंगें भुगती हैं, और उन 2 जंगों के बाद हमारे अपने इंटरनल मसाइल, और हम इंटरनल मसाइल में इतने उलझे हैं कि हम तरक्की की राहों पे चले तो सही, मगर बहुत आहिस्ता-आहिस्ता। ठीक है, कोशिश हमने की है। आज हम फिर भी अपने आप को उस दलदल से काफ़ी निकाल कर लाए। 85 साल का ये अरसा, और 85 साल के अरसे में अगर हम देखें तो जो कोशिश रही वो फिर भी इंडिविजुअली रही, इनफरादी तौर पर रही। ठीक है जी, एक शख्स ने या एक सोच ने, एक ख़याल ने तरक्की की, और वो ख़याल अगर आगे बढ़ा तो उसने अपने इर्द-गिर्द के एक हल्के को अपने साथ लिया और वो आगे बढ़ा। तो तरक्की हुई है, मुख्तलिफ शोबे में हुई हमारी। आप देखते हैं मीडिया आज इस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। कहीं फिर भी किसी हद तक जाकर आप बेहतर जान रहे हैं कहीं कि अगर कहीं ज़द-ओ-कोब है, कहीं पे कहीं इख्तिलाफ़ राय भी आ जाता है, तो फिर भी वहाँ पर उसे देखा जाता है, उसकी एहतराम भी किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि 1940 को देखा जाए, अगर करारदाद पाकिस्तान को देखा जाए और आज के मौजूदा पाकिस्तान को देखा जाए, तो तरक्की का वो मयार शायद हम अपनी ही उन गलतियों से, अपने ही अंदरूनी ये जो हमारा इंतशार था, उसकी बाइस हम वो तरक्की का मयार नहीं पा सके जो हमें पाना चाहिए था। जो हमारे साथ के लोग, आप बांग्लादेश को आप देख सकते हैं, 1971 से लेकर आज देख लें कि बांग्लादेश की इकॉनमी कहाँ चली जा चुकी है। बांग्लादेश की अपने, आप अगर हम सियासत की बात कर रहे थे, सर ने भी सियासत की बात की, हमने भी बात की, तो देखें कि सियासी तौर पर वो फिर भी वो शऊर हासिल कर चुके हैं जो आज हम 85 साल के बाद भी ना कर चुके। ठीक है जी। अदम इस्तेकाम भी रहा। इसकी बुनियादी वजह तालीम की कमी नहीं समझते सर, आप? बुनियादी वजह तालीम ही की कमी थी। तालीम ही की कमी थी। शुरू से तालीम एक चीज़, तालीम एक अलग चीज़ है, शऊर बेदार होना एक अलग चीज़ है। तालीम तो में तो शऊर शायद सर किसका किसका फर्ज है? सर वो हीरोज़ जो हमने तहरीक पाकिस्तान के दरमियान में देखे, वो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमें क़याम पाकिस्तान के बाद न मिले। ना हमें इदारों से मिले, ना हमें सियासत से मिले, और बहुत मुश्किल से कहीं एक अद अगर कहीं हमें एक ऐसा मिलता है कि जिसे अवाम भी मानती है, जिसे इदारे भी मानते हैं, जिसे लोग मानते हैं, अवामी शऊर जिसे एक्सेप्ट करता है, उसे पीछे कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि पाबंद सलासिल भी हमने ऐसे ही लोग देखे हैं कि जो अवाम में मकबूल हुए, जो मुआशरे में मकबूल हुए, जो नौजवान नस्ल में मकबूल हुए। हमने फातिमा जिन्नाह, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का हालात देखे, हमने नवाबज़ादा लियाकत अली खान साहब के हालात देखे, हमने वहाँ से लेकर आज तक आप देखें कि जैसे-जैसे पाबंद सलासिल रहने वाला हमारा हीरो था, हमेशा से हमने देखते हैं। लेकिन ज़द-ओ-कोब किया गया, और इतना ज़द-ओ-कोब किया गया कि शऊर और तालीम, ये दोनों चीज़ें पीछे रह गई, और कहीं न कहीं सियासी जो गहमा-गहमी है, वो हर दौर में देखने में, अभी पीछे आप देखते हैं कि हमारे सियासी हालात इतने ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे कि जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी, जिसकी वजह से हमारे सोशल वैल्यूज़, हमारे जो माशरती इक़दार हैं, हमारे समाजी, हमारा एक किस्म का कल्चर मुतासिर हुआ। कल्चर मुतासिर हुआ। मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से एक और बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे इस पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इसकी जो वैल्यू है, इसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी बड़ा हाथ है। हमारे वो लोग, हमारे वो पाकिस्तानी शहरी जो किसी दूसरे मुल्क में मौजूद हैं, जो यूरोप में मौजूद हैं ख़ास तौर पर, जब वो पाकिस्तान को गाली देते हैं,
जब वो पाकिस्तान के निज़ाम को गाली देते हैं, जब वो पाकिस्तान के इदारों को गाली देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सर वहाँ पर जो हमारी एक तजलील होती है, एक माशरती तजलील होती है, आप सियासी इख्तलाफात को अपनी जगह पर रखें, लेकिन हमारी एक माशरती तजलील ज़रूर हुई। तो वो पाबंदियाँ जो हमारे ऊपर तालीमी मैदान में लगती हैं, साइंसी मैदान में लगती हैं, तकनीकी मैदान में लगती हैं, वो बैरून से लगती हैं, वो इंटरनेशनली लगती हैं। हमारा आज का बच्चा बहुत मुश्किल से यूके लेवल की एजुकेशन पे जा सकता है, पाकिस्तान में रहते हुए नहीं जा सकता, क्योंकि वहां से पाबंदियां लगी, रेस्ट्रिक्शन। बहुत कम इदारे ऐसे हैं कि जो ने लेवल 3 या यूके लेवल के ऊपर एजुकेशन स्टार्ट की। क्यों? कि वो लोग पहले ये कहते हैं कि यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम, ये मुल्क और ये मईशत, ये दोनों अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो न तालीम आ सकी सही तरीके से वो जो आज यूरोप में मौजूद है, न तरबियत आ सकी। सिस्टम ने म्यार तालीम तो काफी बुलंद किया है, लेकिन वो चंद मखसूस तबकों के लिए। सर रेस्ट्रिक्शंस आई ना, रेस्ट्रिक्शंस आ गई, पाबंदियां आ गई हैं। हम कुछ पाबंदी सरकारी सतह पे आप समझते हैं कि एजुकेशन का वो मेयार नहीं मुकर्रर किया जा सका? वो तो अब नहीं, अब बिल्कुल ही नहीं। मैं समझता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले जरूर था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे अब निजकारी का अमल आया, ठीक है जी, सरकारी स्कूलों का वो हाल किया गया कि आप साथ अपनी जगह पर रो रहे हैं और उनकी इंतजामिया अपनी जगह पर हो रही, ठीक है जी, निजकारी का अमल शुरू है, ठीक है। इसके बाद आप देखें अब हॉस्पिटल्स को जो है, अस्पतालों को भी जो है वो निजकारी के अमल से गुजारा जा रहा है। तो हालात तो दिगरगू हैं, हालात तो डाउन टू वर्ड्स जा रहे हैं और डे बाई डे जा रहे हैं, अगर हम देखते हैं। दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है, प्रोफेसर साहब की बात से आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल उस तरह तय नहीं कर पाया पिछले गुज़िश्ता, जो अगर हम 1947 से देखें तो अब तक तकरीबन 77 साल बनते हैं, 77 ईयर्स अगो वी आर इंडिपेंडेंट, हमने आज़ादी हासिल की, हमने जो है अंग्रेज सरकार से। तो आप समझते हैं कि प्रोफेसर साहब की बात से एग्री करते हैं कि हमने तरक्की की वो मनाजिल तय नहीं की जितना हमारे अंदर पोटेंशियल था और हम तय कर सकते थे? सर जी, इसको थोड़ा सा फिक्रे को दुरुस्त कर लें कि तरक्की की मनाजिल जो है वो हमें तय नहीं करने दी गई। यानी कि पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने से पहले ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है साजिशें शुरू हो चुकी थी। कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस का तेल ख़त्म होना और इनका इस तरह बेयारो मददगार रोड पे जो है उनकी मतलब डेथ हो जाना, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में अलमिया था। सेकंड ये है कि बात ये है कि मदद साहब ने अर्ज़ की थी कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल को आप क्यों नहीं डिस्कस करते। भाई बात ये है कि हमारे यहाँ सियासतदानों की एजुकेशन की वजह से कह लें या फिर ज़ाती मफादात की वजह से कह लें या फिर बिजनेसमैनों के सियासत में आने की वजह समझ लें कि कभी भी कोई भी आपने देखा होगा कि फ़ौजी किसी सियासतदान के पास नहीं गया। हमेशा हमारे मुल्क में जो सियासतदान हैं वही फ़ौज के पास जाते हैं और वो इक़्तिदार की हवस के पुजारी होते हैं और उनको अवाम के मफादात से कोई लगाव नहीं होता। जब सियासतदानों को आपकी जो पॉलिटिकल क्रीम है उनको अपने ज़ाती मफादात अजीज़ होंगे, वतन के मफादात, कौम के पब्लिक के मफादात अजीज़ नहीं होंगे, फिर आपकी तरक्की नहीं होती, तंज़ली होती है। और जो 1947 से पहले अगर देखा जाए तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी एजुकेशन जो है वो काफ़ी कदरे बेहतर थी, वो वेल एजुकेटेड थे। आज हमारे यहाँ जब से पाकिस्तान बना है, आप मुल्क भर के किसी भी दूर दराज देहात में चले जाएं, जो प्राइमरी स्कूल था वो आज भी प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। और यहाँ आप हमारे यहाँ मोस्टली लोग जो बेसिकली मैं समझता हूँ कि हम बासियत कौम नाशुक्रे हैं। आज हमारी माएँ बहनें बच्चे वो आज़ादी से स्कूल आ जा सकते हैं। कोई हिंदू कोई सिख जो है वो उनको चौक चौराहे में खड़ा करके उस माँ बहन के सामने बेटे को, बहन के सामने भाई को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाता। हमें शख्सी आज़ादी है, जैसा तैसा भी है, हम एक पुरफजा पुरसकून माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सेकंड सर ये है कि तरक्की तो हमने आज तक जो अंग्रेज़ यहाँ पे रेलवे लाइन छोड़ के गया वही है, हमने तो उसको भी एक्सटेंड नहीं किया। नहीं, हमने वो मेट्रो बनाई है। नहीं, मेट्रो तो हमने बनाई है, मोटरवे बनी है हमारी। सर मोटरवे अपने घर जाने के लिए बनाई है और इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया सीमेंट जितना भी है ये इस्तेमाल करने के लिए बनाई है या फिर कर्ज लेने के लिए बनाई है। जाहिर है अगर IMF से आप कर्ज लेते हैं तो किसी न किसी चीज़ पे तो लेना है ना, जाती उम्रा पे या जरदारी हाउस पे या बनीगाला हाउस पे, तो आप वो दिखा के तो नहीं कर्ज ले सकते ना। तो जाहिर है आपके पास एयरपोर्ट और मोटरवे बचती है ना। तो आज मोटरवे पे जब आप सफ़र करते हैं तो उसका चेक करें टैक्स कितना है, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं, वो आपने IMF को गिरवी रखवाई हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। जब तक आप देखें वो वाली सोच जो जिस तरह प्रोफेसर साहब ने अर्ज़ की कि सर सैयद अहमद ख़ान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान,
तो इन जैसी सोच, ये काबरीन जो हैं वो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती, तब तक हमारे हालात यूं के त्यों रहेंगे। और हमारे जो नौजवान हैं, ख़ासतौर पर जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनकी आज भी पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, मांग है। जैसे भी है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत महदूद वसाइल में रहते हुए अच्छे लेवल की एजुकेशन हासिल की है। लेकिन हमारे यहाँ गरीब के मसाइल का सबको पता है, लेकिन बदकिस्मती से गरीब के मसाइल की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। जो भी गरीब के मसाइल की तरफ गया वो गया फिर अडेला। साहब, जो भी गरीब के मसाइल की तरफ गया वो अडेला गया। तो आप क्या समझते हैं कि डोगर साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं? सवाल ही बड़ा ऐसा आया कि जिस पे मेरे पास पहले से जवाब मौजूद है। आपने बात की कि हमने क्या क्या किया। आपने लास्ट में आपने कहा कि जिसने गरीब के मसाइल की बात की वो अडेला गया, और इससे पहले आप प्रोफेसर साहब से पूछ रहे थे कि हमने कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं हमारी। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। दुनिया की, इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत और ओवरऑल 7वीं एटमी कुव्वत। और जो एटमी हमारा साइंसदान था, फादर ऑफ योर बॉम्ब, आपने उसके साथ क्या किया है सर? क्या किया आपने? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात कर रहा हूँ। उसने कहा, जो उन्होंने कहा था कि उनका वो इंटरव्यू तो सुने। नहीं, स्कूल की बात नहीं हो रही, बात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की हो रही है। आपने उनको रुस्वा कर दिया। आपने इससे पहले आपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बात की। भाई डोगर ने कहा जी कि कायदे आजम की जो एम्बुलेंस है उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। सुन ले, ये सिर्फ पाकिस्तान का मिजाज नहीं है, ये हम पाकिस्तान की बात करेंगे सर, हम पाकिस्तान ही की बात करेंगे। यहाँ पे राजा रंजीत सिंह आता है तब भी मुसलमान उसे सलूट मारते हैं। सर, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। जिसने आपको पाकिस्तान दिया, जिसने आपको पाकिस्तान दिया, उसकी बहन को एक फौजी डिक्टेटर ने उसके साथ क्या सलूक किया मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ। फिर क्रिकेट आपके खून में है, पाकिस्तान की कौम के खून में क्रिकेट दौड़ता है जुनून की तरह। जिसने आपको वर्ल्ड कप दिलाया वो अडयाला में बैठा है, वो तो घड़ी बेचने के जुर्म में बैठे। अब शर्म आनी चाहिए बैसियत कौम हमें कि अगर घड़ी बेचने पे आप एक नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के हीरो को आप जेल में डाल देते हैं। और घड़ी का जो केस है जुर्म तो जुर्म वो खत्म हो चुका है। जुर्म तो जुर्म, घड़ी का केस खत्म, आपकी अदालतों ने खत्म कर दिया। तो आपने कहा कि जो आवाम की बात करता है, जुल्फकार अली भुट्टो ने की ना आवाम की बात, आपने उसको तख्तादार पे पहुंचा दिया। हम आज के दिन, मैंने कहा कि हमें अपना मुहासबा करना है। हम थैंकलेस कौम है, हम अपने लीडर्स की कदर ही नहीं कर सके। हम तो चले गए को याद करते हैं, फिर चले जाने वाले को याद। उससे क्या फायदा? जो लड़ाई के बाद आपको मुक्का याद है वो आपको अपने मुंह पे मारना चाहिए। हमारे पास टैलेंट की, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हैं, वो यहाँ पे टिकते ही नहीं है। यहाँ पे उनको रहने ही नहीं दिया जाता। यहाँ पे तो वही है कि पाकिस्तान में रहना है तो जिंदाबाद कहना है, चाहे वो मुझे राजा काशिफ को जिंदाबाद कहना पड़े। मैंने क्या कहा, अर्ज किया आपसे कि हम इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, आपने पिछले सेगमेंट का दूसरा राउंड हमारी तरफ आने ही नहीं दिया। इसलिए कि मैं आपको 23 मार्च के नाम पे माशरती उलूम का दर्स नहीं दे सकता कि जो हमने पढ़ा था कि 23 मार्च को पाकिस्तान बन गया और कायदे आज़म के 14 नुकात थे और ये थे वो थे। आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, आप 100 साल पीछे की बात मत करें, रेफरेंस के तौर पे करें। लेकिन आज आपकी ग्राउंड रियलिटी है क्या सर? जिस ये आप आज मारंग बलोच की आप बात कर रहे हैं, वो आज की रियलिटी है। जब वो कहती है कि जब मेरा बाप मुझे मिला उसका कफन भी फटा हुआ था, तो उसकी कमीज भी फटी हुई थी, तो हम उससे कहते हैं कि तुम तो गद्दार हो। भाई एक सीधी बात है, उसको बता दो कि तुम्हारे बाप ने ये जुर्म किया था और अदालत ने उसको ये सजा दे दी। क्या मसला है? तो वो बताइए ना, जो आप बार बार कहते हैं कि घड़ी के जुर्म में कर दिया। नहीं, ये तो आप वीडियो अपॉलॉजी, ये एक नॉन सीरियस सी आप बताइए ना, जा रहे हैं। और वो घड़ी वाला भी खत्म हो चुका है केस, अदालतें उसको जो है वो क्लीन चिट दे चुकी हैं। अगर आप मेरा मसला इमरान खान नहीं है, मेरा मसला पाकिस्तान का आम आदमी है। आप स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर स्टेट की रिट को मारो, बलोच है, वो कोई भी है, गोलियां मारने पे स्टेट जब अपना रास्ता लेती है तो वो फिर स्टेट को माँ क्यों नहीं बनने देते? स्टेट एक माँ है, स्टेट माँ है, और माँ अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं करती। अब स्टेट बाप है, स्टेट माँ की तरह होती है उसके लिए जो बंदे का पुत्र हो।
चले खैर, इस पे अब हमने अगर सुल्तान रही इस पे बनना है तो मैं तो सुल्तान रही नहीं सर, मैं इल्म की बात कर रहा हूँ, मैं दलील की बात कर रहा हूँ कि अपने कौमी सलामती के तो फिर तो हमें क्या देना चाहिए? को इजाजत नहीं होती सर, फिर तो हमें क्या देना चाहिए? कर रहे हैं, फिर तो हमें क्या देना चाहिए? इस्लामाबाद में इतना लंबा एहतजाज किया, धरना दिया, धरने की फंडिंग कहाँ से आई थी? यहाँ आपके प्रेस क्लब के इलेक्शन हुए, कंपेन करने के लिए लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको फंडिंग कहाँ से आती है? जब इनको फंडिंग का पूछे, ये आगे से गले को पड़ते हैं। नहीं, इसके लिए फिर आपको वो लोग बुलाने पड़ेंगे इन सवालों के जवाब लेने के लिए, आपको पीटीआई के लोग बुलाने पड़ेंगे, आपको जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे प्रेस क्लब में उनको बुलाना पड़ेगा। आप इररिलेवेंट फोरम पे इररिलेवेंट बात। मेरा पॉइंट ये है, हम ये कह रहे हैं कि 23 मार्च 1940 के बाद हमने क्या खोया क्या पाया। ये प्रेस क्लब के इलेक्शन को छोड़ दें। कोई भी पोलिटिकल एक्टिविटी होती है इस्लामाबाद में, कोई भी एहतजाज होता है, धरना होता है, उसके फंड्स होते हैं ना सर, पैसा खर्च होता है ना, क्या लोगों को इसका मार्क ब्लोज का 23 मार्च के तल्लक है। 23 मार्च का तो मार्क ब्लोज से भी कोई ताल्लुक नहीं। 23 मार्च के साथ ही तो उसका है, तो वही तो हम डिफाइन कर रहे हैं मदर साहब, हम वही तो डिफाइन कर रहे हैं। उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? जैसे ही कोई चीज आती है उसको कौन फंड कर रहा है? तो आप उसको लेके आए सामने, आप लेके आए। यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट। जब आप ये वही टोकर बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव सेल के इंचार्ज है, इनको चाहिए कि जो मारंग बलोच को जो फंड्स करते हैं, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो लोग हैं जो स्टेट को चैलेंज करते हैं, उसकी रिट चैलेंज करते हैं। डू यू हैव एनी एविडेंस? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इस बात का? बिल्कुल, अपने इदारे काम कर रहे हैं और इदारे इस काम को जो मंत्री एग्जाम तक पहुंचा। बलूचिस्तान में जितने भी, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मिलिट्री ने उठाया। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं ये बात। तो फिर आप प्रोग्राम उठा के देख रहे, मैंने ये कहा ही नहीं उनको मिलिट्री ने उठाया। मैं ये कह रहा हूँ, वो ये कह रही है कि मेरा बाप की जब डेड बॉडी मुझे मिली तो कफन फटा हुआ था, कमीज फटी हुई थी। किसने उठाया, किसने मारा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब पाकिस्तान बना, अब 23 मार्च का प्रोग्राम हो रहा है, कितने लोगों की हिस्से लुटी, कितने के बाप के कफन नहीं मिले, किसी को डेड बॉडी नहीं मिली, कोई आके दहशतगर्द नहीं बना, किसी ने आके रियासत को नहीं ललकारा। इसका देखे ना, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अब देखे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी जाके इन हिंदुस्तान के हाथों में खेल रहे हैं, राह के हाथों में खेल रहे हैं। जब रियासत उनसे पूछती है, हाँ भी आपके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं, ये सॉफ्ट कार्नर रखते हैं वहां के नवाबों के लिए। नवाबों के गले क्यों नहीं पड़ते? सरदारों के लिए। ये सबके प्रोक्सी है अमेरिका और इंडिया के, अफगानिस्तान के। कुछ कहना चाह रहे हैं। 23 मार्च 1940 का जलसा ही देख लें, इतना बड़ा जलसा था मंटो पार्क लाहौर के हवाले से। अगर आप तारीख एतबार से देखें तो उसमें सारी की सारी सियासत मौजूद थी उस एक झंडे के नीचे। वहां की फंडिंग के बारे में कभी सुना है, कभी सोचा है? कहाँ थी फंडिंग? कुछ भी नहीं था। सारे का सारा एक यहाँ से दिल था, ईमान था, एक जज्बा था मुल्क की तश्कील के लिए, फिर उसकी तामीर के लिए, फिर उसकी तरक्की के लिए। मैं सर यहाँ पर आपकी इजाजत से यहाँ पर कोट करना चाहूंगा एक छोटी सी मिसाल। सर, तामीर और तरक्की जो है ये सोच से ही है, ये सोच से है। अगर हम इसे फिर भी, मैं माजरत के साथ, सर से माजरत के साथ, कि सियासी इंतशार से अलग सर, जब भी कहीं कोई मुआशरा तामीर और तरक्की की तरफ बढ़ता है तो चंद अफराद, कुछ लोग सोच बदलते, ख्याल बदलते, और उस ख्याल से फिर वो तरक्की पनपती है। मैं पंजाब के एक पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ एक छोटा सा गांव है और वहाँ एक सोसाइटी बनती है पदराड़ वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। चंद लोग सर वहाँ पे उठते हैं, आपस में बैठते हैं, एक मीटिंग होती है कि यार बदलना है, इस निज़ाम को बदलना। तो सर यकीन जानिए कि चंद माह पहले ये सोसाइटी अमल में आई और चंद लोगों की कोशिश से पूरा गांव एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुआ। ठीक है सर, छोटे छोटे रिफाई काम शुरू हुए, फलाही काम छोटे छोटे शुरू हुए। पहले जो बाहर से आने वाले वो लोग जो खांचा फरोश थे, फेरी वाले थे, जो आकर बच्चों की अगवा और मनशियात का काम करते थे, वहां से उनकी रोकथाम का अमल जो है वहां पर रिस्ट्रिक्शन हुई, वहां पर पाबंदी लगाई गई। तो हमने देखा कि वो वहां से क्लीन स्वीप हुआ। थोड़े अरसे के बाद देखा तो अगर देखें ग्रास रूट लेवल पे देखें तो थोड़े अरसे के बाद देखा तो जो इंटीरियर था गांव का, चाहे वो कहीं कोई सड़क पक्की की जा रही है, नाली पक्की की जा रही है, किसी भी सियासी बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए नहीं, कोई सियासी पुष्टपनाही नहीं थी, बल्कि इकट्ठा किया गया, एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। और यकीन जानिए कि अभी हाल ही में, ठीक है जी, सरकारी इमारतों को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, सरकारी इमारतों तक को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, किसी सियासी से कोई वो पुष्टपनाही नहीं ली गई, बल्कि तमाम अराकीन को भी इकट्ठा किया गया, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, वो ग्रुप का हिस्सा
हिस्सा बने, वो सोसाइटी का हिस्सा बने। पूरा गांव एक अमन का गहवारा भी बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ डे बाई डे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तामीर भी मौजूद है, तरक्की भी मौजूद है और शऊर भी मौजूद है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम खुद इन्हिसारी की तरफ आएँ और सेल्फ रिलायंस की तरफ आएँ, खुद अपने ऊपर देखें, तो मैं समझता हूँ कि खुद को बेहतर करेंगे, एक गली बेहतर करें, मोहल्ला बेहतर करें, गाँव बेहतर करें, देहात बेहतर करें, शहर बेहतर करें। सर खुद ब खुद हुक्मरान कहाँ से आए, सियासत कहाँ से आई, हम ही में से आई सर, और इदारे कहाँ से आए, इंस्टीट्यूशंस कहाँ से आए, ठीक है जी। ये सारे के सारे इदारे ये पाकिस्तान से बने हैं, पाकिस्तान के अफराद से बने हैं, पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले से बने हैं। हमारा हर इदारा हम ही से वजूद में आता है, हमारा हर सियासी कारकुन भी हम ही से वजूद में आता है, हमारी हर सियासी पार्टी भी हम ही में से है। मैं आखिर में यही बात करना चाहूँगा कि हमें फिर भी वही एक नारा जो इत्तेहाद का नारा था, वो इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहकम, हमें वही नारा चाहिए। आज भी हमें वही नारा चाहिए। आज हमें सियासी नारे नहीं चाहिए, अलग अलग पार्टी का अलग अलग नारा नहीं चाहिए। हो रहा है। मैं डोगर साहब आखिरी 1 मिनट आपको, फिर मदद साहब से क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को, सियासतदानों को, मुल्क की तामीर करने वालों को, मुल्क की तकरीबकारों को, सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इस दिन के हवाले से? अगर आप अहद कर लें 23 मार्च 2025 को कि हमने पाकिस्तान से हर फाइनेंशियल करप्ट को, चाहे वो वकील है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो जज है, कोई भी है, सभी को उनका एहतसाब करना है बिला इम्तियाज, तो निज़ाम दुरुस्त हो जाए। मदद साहब आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हर करप्ट सियासतदान को, हर करप्ट पॉलिटिशियंस को, हर करप्ट इस सिस्टम में जो भी करप्ट है उसको, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, दहशतगर्दों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये मुकम्मल एक क्या आप समझते, क्या मैसेज होना चाहिए 23 मार्च के बाद? बात मुकम्मल करूंगा जी। लेट द पीपल टू डिसाइड देयर फ्यूचर। आम लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने दें, वो जो फैसला करे वो कबूल करे, कोई इदारा किसी और इदारे में मुदाखलत ना करे, और अवाम की हुकूमत जब होगी तो आप देखेंगे सब मामला ठीक हो जाएंगे। आपकी तरफ से क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे 23 मार्च के हवाले से? 23 मार्च के हवाले से सर मैं अहमद कासमी साहब के अशआर ही दोहराना चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों। इशारा इस हवाले से आप प्रोफेसर साहब थोड़ा सा भूल गए, लेकिन इशार तो इसी तरह ही से थे कि खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अल्लाह करे कि 23 मार्च का जो दिन हमने देखा था 1940 में, हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उसके बाद जो ख्वाब लेकर ये मुल्क बनाया गया, उसके 7 साल बाद 1947 में, तो उसको बनाने का जो मकसद था, उस मकसद को हासिल करने के लिए हम कोशिश करें, बतौर अवाम कोशिश करें, बतौर सियासतदान, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर वकील, बतौर जज, बतौर ब्यूरोक्रेट, हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि हम इस मुल्क को तरक्की की राहों की तरफ गामजन करें, ताकि हमारा जो खोया हुआ नाम और मुकाम था दुनिया में, हम वो वापस हासिल कर सकें। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।